नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का मटेरियल आप लोग को मिल रहा था और आज यह तीसरा लेक्चर वीडियो है। बीपीएससी हिस्ट्री, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री मास्टर वीडियो और यह तीसरा लेक्चर वीडियो है। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री मास्टर लेक्चर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख सकते हैं। देखिए मित्रों, यह जो मास्टर लेक्चर का यह जो पूरा का पूरा मैं नोट्स आप लोग को देता हूं, हैंड रिटेन नोट्स देता हूं, इतिहास की सर्वमान्य पुस्तकों का विश्लेषण करने के बाद मैं यह सब सारा नोट्स देता हूं। यह जो नोट्स मैं आप लोग को दे रहा हूं यह बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए दे रहा हूं, लेकिन यह अन्य आगामी परीक्षाओं के लिए भी यह बहुत ज्यादा रामबाण है। ऐसी बात नहीं है सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए ही है, बल्कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह रामबाण सीरीज है, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत करें। टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह रामबाण है, यूपीएससी स्टेट पीसीएस सभी के लिए। लेकिन विशेष रूप से बीपीएससी टीजीटी पीजीटी का क्लास चल रहा है, इसलिए मैं यह सीरीज दे रहा हूं और यह तीसरा लेक्चर वीडियो है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री मास्टर लेक्चर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। मित्रों, यह पूरा का पूरा जो नोट्स है, यह पूरा का पूरा बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का जो कंप्लीट कोर्स है, ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है और यहाँ पर भी है। ठीक है, केवल 399 रुपए का पेमेंट करेंगे, सारा मटेरियल मिल जाएगा। इसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक का पूरा हैंड रिटेन नोट्स एनसीईआरटी हिस्ट्री का आपको मिलेगा। साथ ही साथ यह सब सारा नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स ये आप लोग को मिलेगा, जो एकदम रामबाण है, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूँ, इतिहास का इतना बढ़िया, बेहतर, जबरदस्त नोट्स हो ही नहीं सकता जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो बिना समय गंवाए आइए, जब मास्टर लेक्चर है, देखते हैं यह कितना लंबा जाता है, लेकिन कुल मिलाकर जो भी जाएगा ठीक है। यह तीसरा मास्टर लेक्चर है। आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। देखिए एक बात और आप लोगों को बता दूं, आप लोग व्हाट्सएप चैनल है हमारा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप को फॉलो कर लेंगे ना, ठीक है। व्हाट्सएप हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का एक व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप पर फॉलो कर लेंगे तो कुछ नोट्स मैं व्हाट्सएप पर भी फ्री में डालता हूं, सब नहीं डालता हूं, लेकिन 50% नोट्स मैं वहां पे डालता हूं, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। और वहां पर ऑनलाइनर सीरीज भी दे रहा हूं आप लोगों को। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आप सभी लोग व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। हम सिंधु घाटी सभ्यता को दिखा रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता रहे थे आप लोग को। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पशु, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सभी पशुओं से परिचित नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसे पशु हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में गाय था, बैल था, भैंस था, भेड़ था, बकरी था, यह सभी पशु थे और इन सभी पशुओं का प्रयोग किया जाता था। मतलब मानव और पशुओं के मध्य संबंध थे, ठीक है। उनसे दुग्ध उत्पाद लिया जाता था, जो भी मतलब कि मानव और पशु के मध्य जो भी आदान प्रदान होता है वो होता था, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में बैल का उल्लेख मिलता है, वृषभ मुद्रा मिली है, मुद्राओं पर बैल का चिन्ह मिला है, बैलों को लोग पूजते थे, लेकिन गाय का उल्लेख नहीं है, गाय नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो बहुत ही हास्यास्पद लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बैल था, गाय नहीं है। बताइए, बिना बैल का थोड़ी गाया जाएगा। तो यह बात है कि भाई ज्यादा महत्व नहीं था गाय का, लेकिन गाय थी, गाय था, बैल था, भैंस था, भेड़, बकरी, हाथी, कुत्ता, घोड़ा आदि जानवर थे। अरे सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य मिले हैं कि नहीं? सिंधु घाटी सभ्यता में यही माना जाता है कि सिंधुवासी जो थे वह घोड़े से अनभिज्ञ थे। घोड़े की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी, जबकि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े के प्रयोग से परिचित थे। वो घोड़े को एक जैसे बाकी जानवर हैं वैसे उस जानवर को देखा करते थे लोग, लेकिन यह नहीं जानते थे इस घोड़े का प्रयोग करके हम सामान लाद सकते हैं, इस घोड़े का प्रयोग करके हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, मतलब घोड़े की हड्डियां मिली हैं, और यह हड्डियां मिली हैं सुरकोटदा से। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, सुरकोटदा से। सुरकोटदा कहां है? गुजरात में है। गुजरात के कच्छ में सुरकोटदा है और यहां से घोड़े का अस्थि पंजर मिला है, मतलब घोड़े की हड्डियां मिली हैं, ठीक है, सुरकोटदा से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, घोड़े के उपयोग से परिचित नहीं थे, घोड़ा था, घोड़े को जानते थे, ठीक है। राणा गुंडई, सिंधु के पास, सिंधु सभ्यता में एक राणा गुंडई है जो सिंध के पास पड़ता है, वहां से घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, घोड़े के दांत कहां से मिला है? राणा गुंडई से मिला है।
इसका मतलब घोड़े से लोग परिचित थे। सुरकोटदा से क्या मिला है? घोड़े की हड्डियां मिली है, इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी का एक खिलौना मिला है जो घोड़े के जैसा है, मतलब एक मिट्टी का खिलौना मिला है घोड़ा जैसा, ठीक है, घोड़े का मिट्टी का खिलौना मिला है। और यह खिलौना कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। तो भाई मिट्टी का खिलौना घोड़े का बना हुआ है, एक घोड़ा है, मिट्टी का घोड़ा बना हुआ है, इसका मतलब घोड़े से लोग परिचित थे, ठीक है। तो ये सब घोड़े के साक्ष्य है। देखिए मित्रों, यहाँ जो भी कुछ आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा ना, कहीं आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से ज्यादा प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग समय मत गंवाइए और कोर्स को ज्वाइन करिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन करने में अगर दिक्कत हो रही है मत ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लोगे ना तो वहां पर मैं वन लाइनर सीरीज भी शुरू करने वाला हूं और इस तरह के नोट्स भी आप लोग को देने वाला हूं। लेकिन सभी नोट्स नहीं मिलेंगे, पूरा अच्छे तरीके से अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो 399 रुपए का पेमेंट करिएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, यही व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। यही फोन पे, पेटीएम यही नंबर है जो मैं आपको बताया हूं। वस्त्र उद्योग, अब सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्र उद्योग क्या था? वस्त्र उद्योग में कौन कौन से वस्त्र प्रचलित में थे? तो मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, वह सूती कपड़ा भी पहनते थे और ऊनी कपड़ा भी पहनते थे। सूत से भी परिचित थे, मतलब कपास से सूती कपड़ा बनाया जाता था, तो कपास से भी परिचित थे, मतलब सूती कपड़े से भी परिचित थे, सूती कपड़े का भी प्रयोग करते थे और ऊनी कपड़े का भी प्रयोग करते थे, ठीक है। गर्मियों में सूती कपड़े पहनते थे और ठंडियों में बहुतायत ऊनी कपड़े पहना करते थे। अच्छा, वस्त्र उद्योग के क्या साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो में लाल रंग का कपड़ा मिला है। मोहनजोदड़ो में लाल रंग का कपड़ा मिला है और ये लाल रंग का कपड़ा कहां से मिला है भाई? चांदी की बर्तन, चांदी की फूलदान की बर्तन, समझे, चांदी का फूलदान है, ठीक है, गुलदस्ता, ये होता है गुलदस्ता, चांदी का एक फूलदान है, उसकी ढक्कन पर कपड़ा मिला है जो लाल रंग का कपड़ा है और यह सूती कपड़ा है। इससे अंदाजा लगता है कि भैया सूती कपड़ा अगर यहां मोहनजोदड़ो में मिल रहा है, इसका मतलब यह लोग कपास से परिचित थे, कपास की खेती होती थी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे भारत नहीं पूरा विश्व में सबसे पहले, सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे विशाल क्षेत्रफल अगर कपास की खेती होती थी तो वह मोहनजोदड़ो में होती थी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में कहां होती थी? मेहरगढ़ में होती थी। मेहरगढ़ वह जो स्थान है ना, मेहरगढ़ जो इस समय पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, मेहरगढ़ बहुत महत्वपूर्ण जगह था भाई। मेहरगढ़ वह जगह था जहां विश्व में सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती हुई थी, सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती हुई थी। मेहरगढ़ वह स्थान था जहां सबसे पहले कपास की खेती होती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की वजह से ही वस्त्र उद्योग प्रचलन में आया था। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो वस्त्र था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो कपास था ना, वह मेसोपोटामिया तक जाता था। और मेसोपोटामिया में कपास को लोग क्या कहते थे? कपास को लोग कहते थे सिंडन। सिंध से सिंडन बना है, मतलब सिंधु सभ्यता की सामग्री सिंडन कहलाई, मतलब कपास को सिंडन कहा जाता था मेसोपोटामिया में, ठीक है, क्योंकि मेसोपोटामिया में कपास नहीं होता था, ठीक है। तो यही मोहनजोदड़ो में लाल रंग का कपड़ा मिला है जो चांदी की फूलदान की ढक्कन पर मिला है। और इसी से अंदाजा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्र उद्योग प्रचलन में था, बिल्कुल प्रचलन में था। अब देखिए दूसरा साक्ष्य क्या मिला है? कालीबंगा में। देखिए कालीबंगा में मिट्टी की बर्तन पर, अब देखिए कालीबंगा में मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े का छाप मिला है। नहीं होता मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़ा का छाप, मतलब सूती कपड़ा से लपेट दिया गया होगा। तो कालीबंगा में मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े का छाप मिला है। मतलब दो साक्ष्य मिले हैं वस्त्र उद्योग के, एक मोहनजोदड़ो से मिला है और दूसरा कालीबंगा से मिला है। तो इससे क्या जानकारी मिलती है? मतलब कपास प्रचलन में था, मतलब कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ठीक है। अब देखिए तीसरी बात है कि मोहनजोदड़ो में एक पुरोहित की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो में पुरोहित की मूर्ति मिली है, एक पुरोहित है जो उसकी मूर्ति मिली है और यह पत्थर की मूर्ति है, पत्थर की पुरोहित की मूर्ति है बनी हुई है और इस पर तिपतिया अलंकरण के साथ मिली है। मतलब एक पुरोहित की मूर्ति मिली है जो साल ओढ़ा हुआ है। तो साल किससे बनाया जाता है भाई? साल कपास से ही तो बनाया जाएगा, तो इसका मतलब भी था कि वस्त्र बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो में पुरोहित की मूर्ति मिली है जो तिपतिया अलंकरण में है। तो यह प्रश्न पूछ सकता है कि पुरोहित की जो पत्थर की मूर्ति है, मतलब तिपतिया अलंकरण में, ये कहां से मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है।
अब देखिए मोहनजोदड़ो में जो मिट्टी के बर्तन का उद्योग क्या था, तो मोहनजोदड़ो में चाक का प्रयोग मिलता है। चाक चाक जैसे कुम्हार बर्तन बनाते हैं, तो चाक का प्रयोग के साथ मोहनजोदड़ो में मिले हैं और मोहनजोदड़ो में चाक का प्रयोग होता था। और भट्टा का प्रमाण मिला है, मतलब जहां जो मिट्टी के बर्तनों को तपाया जाता, आग में जलाकर तपाया जाता था, ठीक है, उन्हें पक्का किया जाता था, तो भट्टे का प्रमाण भी तो मोहनजोदड़ो से मिला है। मतलब चाक का प्रयोग और भट्टे का प्रमाण दोनों कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुछ भी मापने के लिए क्या प्रयोग करते थे? जैसे लंबाई मापने के लिए, दूरी मापने के लिए, ठीक है, किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए, विशेष रूप से किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मापन के लिए ना फुट का प्रयोग करते थे और क्यूबिक का प्रयोग करते थे। अब आप सोच सकते हैं कि उस समय की सभ्यता कितनी महान थी कि उस समय आज से 4000 साल पहले लोग वहां पर फुट और क्यूबिक जानते थे भाई। उससे मापन होती थी, मापा जाता था, ठीक है, लंबाई, किसी वस्तु की लंबाई मान सकते हैं, फुट और क्यूबिक में नापते थे। जबकि बाट था, उसमें छोटा छोटा बाट हुआ करता था, और बाट जो था द्विभाजन प्रणाली और दशमलव प्रणाली पर आधारित था। बाट जो था द्विभाजन प्रणाली और दशमलव प्रणाली पर आधारित था, ठीक है, बाट, ठीक है, द्विभाजन प्रणाली और दशमलव प्रणाली पर आधारित था बाट। जैसे मान लीजिए 100 ग्राम होता है ना, तो 100 ग्राम किसका दशांश है? जैसे 100 ग्राम है, फिर 1000 ग्राम है, ये सब क्या है? फिर 1,00,000 ग्राम है, तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है? ये दशमलव प्रणाली मानी जाती है। तो दशमलव प्रणाली और बाट प्रणाली पर सिंधु घाटी सभ्यता में सामानों को मापा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में औजार कौन कौन से प्रयोग में लाए जाते थे? तो कुल्हाड़ी का प्रयोग होता था, आरा का प्रयोग होता था, छुरी, आरा, बर्छा आदि का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूर्तियां बनाई जाती थी, मूर्तियां कैसे बनाई जाती थी? देखिए, सिंधुवासी जो मूर्ति बनाते थे ना, वो मिट्टी की मूर्ति भी बनाते थे, पत्थर की मूर्ति भी बनाते थे। सिंधुवासी मिट्टी की मूर्ति बनाते थे, पत्थर की मूर्ति बनाते थे, धातु की मूर्ति भी सिंधुवासी बनाते थे। लेकिन जो मिट्टी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाते थे, पशु पक्षियों की मूर्ति हमेशा जब भी बनती थी वह मिट्टी की बनती थी। मानव की मूर्ति जब बनती थी तो वह पत्थर की बनती थी। मानव की जो मूर्ति बनती थी वह ठोस होती थी, और पशु पक्षियों की जो मूर्ति होती थी वह खोखली होती थी और मिट्टी की बनी होती थी। देखिए, मानव की जो मूर्तियां होती थी वह क्या होती थी? ठोस होती थी और वह पत्थर की बनी होती थी, ठीक है। पशु पक्षियों की जो मूर्तियां होती थी वह खोखली बनाई जाती थी और यह मिट्टी की होती थी। अब हम धातु मूर्तियों की बात करेंगे। धातु की जो मूर्तियां होती थी वह लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। लुप्त मोम तकनीकी आप समझ सकते हैं, जैसे कहने का मतलब यह है कि एक मिट्टी का एक मोम का पुतला बनाया जाता था और मोम के पुतले पर धातु की पतली परत चढ़ाई जाती थी, ठीक है, धातु की पतली परत चढ़ाई जाती थी। और उसके बाद एक कहीं उसमें से, जैसे मान लीजिए यह आपका यह मूर्ति है, ठीक है। अब यह जो मूर्ति है ना, यह मोम की मूर्ति है और इस पर धातु की पतली पर चढ़ा दी गई है, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा छोटा सा खाली स्थान छोड़ दिया गया है। अब उसके बाद क्या किया जाता था? मोम को पिघला दिया जाता था, खूब पिघला दिया जाता था। उसमें क्या भर दिया जाता? उसके बाद उसमें धातु भर दिया जाता था पिघलाकर। इस तरह से मूर्ति तैयार होती थी। इसे क्या कहा गया है? इसे लुप्त मोम तकनीक भी कहा जाता है। तो लुप्त मोम तकनीक से धातु की मूर्तियां सिंधु घाटी सभ्यता में बनती थी। अच्छा, एक प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं ये किस नदी के किनारे हैं? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, और हड़प्पा किस नदी के किनारे है, कालीबंगा, रोपड़, ये किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे दो महत्वपूर्ण नगर हैं, एक आपका मोहनजोदड़ो है और एक आपका चन्हुदड़ो है। ये सिंधु घाटी, ये आपका सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। और यह परीक्षा में आता है, इसे आप जरूर ध्यान रखें, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। लेकिन इसमें भी आपको यह जरूर ध्यान रखना होगा यह किस तट पर है, क्योंकि नदी के दोनों तट होते हैं, दायां तट भी होता है, बायां तट होता है। तो मोहनजोदड़ो जो है आपका, वह आपका क्या है? दाहिने तट पर है। दाहिने तट पर क्या है? मोहनजोदड़ो, जैसे मान लीजिए सिंधु नदी ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है सिंधु नदी, ठीक है, तो ऐसे बहेगी तो ये आपका दाहिना तट होगा। तो दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो नगर है और बाएं तट पर क्या है? चन्हुदड़ो नगर है, ठीक है। इसे आप लोग को देखना होगा, ठीक है। वैसे काफी तो यही है कि मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो दोनों सिंधु नदी किनारे हैं, इतना ही है। लेकिन इसमें भी आप समझ सकते हैं कि दायां और बायां तट, क्योंकि प्रश्न आपके कठिन आ सकते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सर्वाधिक मुद्राएं हैं, मुद्राओं पर किसका एक होता है मुद्रा और एक होता है मोहर। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं में किसका अंकन ज्यादा है? कि एक श्रृंगी पशु का। मतलब एक श्रृंगी पशु मतलब एक ऐसा पशु जिसका एक ही सिंह है, ठीक है।
तो एक श्रृंगी पशु का अंकन मुद्राओं पर है। सबसे ज्यादा मुद्राओं पर किसका अंकन है? एक श्रृंगी पशु का। मोहर पर सबसे ज्यादा किसका अंकन है? तो पशुपति शिव का। पशुपति शिव का सबसे ज्यादा अंकन मोहर पे है। ठीक है, इसे आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेल भी खेलते थे भाई, खेल में भी अव्वल थे या खेल खेला करते थे, और इनका जो सबसे प्रसिद्ध खेल था वह शतरंज था। आप समझ सकते हैं कि शतरंज की जो जन्मभूमि है, जो विश्व का सबसे माइंडेड गेम माना जाता है, इस शतरंज की जो भूमि है, जन्मभूमि है, वह आपका भारत है। मतलब भारत में ही इस खेल का आविष्कार हुआ था शतरंज का, और उसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शतरंज खेला करते थे, चौपड़ खेला करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का लोकप्रिय खेल क्या था? शतरंज। यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। धार्मिक जीवन क्या है? तो सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, भगवान शिव की पूजा करते थे, मतलब पशुपति की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, पीपल की पूजा करते थे, सूर्य और चंद्रमा आदि की भी पूजा करते थे। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह जो है इस समय हिंदुओं का जो पवित्र चिन्ह माना जाता है स्वास्तिक, यह आपका सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। लिंग पूजा का भी साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, और मातृ देवी की पूजा वह उर्वरता की देवी मानकर भी करते थे। मतलब उर्वरता, मतलब धन संपदा की देवी माना गया है, तो उर्वरता की देवी मानकर वह मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक सबसे प्रसिद्ध स्थल है कालीबंगा। तो कालीबंगा से लिंग पूजा का साक्ष्य मिला है। लिंग पूजा का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा से, मतलब शिवलिंग पूजा की बात की जा रही है। ठीक है, वृक्ष पूजा का साक्ष्य कहां से मिला है? नीम। देखिए, नीम की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, और पीपल की पूजा। दो वृक्षों की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। और आज भी देखिए कितनी समानता है यार, हद से ज्यादा समानता। आज के जनजीवन से, आज के सनातन से सिंधु घाटी सभ्यता का कितनी ज्यादा समानता है। इन तब भी कुछ ऐसे मूर्ख हैं, कहते हैं कि आर्य भारत से इधर है उधर है, दुनिया भर का आर्य द्रविड़ का खेल खेलते हैं। लेकिन उन छोटे अल्पज्ञ लोगों को यह जानकारी होना चाहिए ना कि आखिर यह आपका कहां से आया था। स्वास्तिक चिन्ह, पीपल, नीम, मातृ देवी, पशुपति, ये क्या था भाई। देखिए, संस्कार सिंधु घाटी सभ्यता में जो अंतिम संस्कार होते थे वह भी दो तरह के होते थे। देखिए, दाह संस्कार भी होता था, मतलब शव को जलाया भी जाता था और शव को दफनाया भी जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में शव को दफनाने और जलाने दोनों नियम सिंधु घाटी सभ्यता में थे। ठीक है, शव को दफनाने का जो साक्ष्य मिला है और जलाने का जो साक्ष्य मिला है वह मोहनजोदड़ो में मिला है। मतलब शव को जलाया जाता था मोहनजोदड़ो में, और शव को दफनाए जाने के जो साक्ष्य मिले हैं वह हड़प्पा से मिले हैं। ठीक है, और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा नगर था जहां शव को दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। कालीबंगा, सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा में शव को दफनाने और जलाने का दोनों का कार्य होता था, और मोहनजोदड़ो में केवल शव को जलाया जाता था और हड़प्पा में केवल दफनाया जाता था। यह बातें ध्यान रखिएगा। तो दाह संस्कार कहां होता था? मोहनजोदड़ो में होता था। ठीक है, शव को जलाने का कार्य मोहनजोदड़ो में होता था। अब देखिए, दफनाने में भी दो तरह के सावधान किए जाते थे। ठीक है, आंशिक सावधान, जहां थोड़ा बहुत ऊपर से ही दफना दिया जाता था, वो हड़प्पा, और पूर्ण सावधान जो होता था वो भी हड़प्पा में होता था, पूरी तरह से दफना दिया जाता था। ठीक है, हड़प्पा से विदेशी लोगों के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। मतलब हड़प्पा से यह जानकारी मिली है कि यहाँ विदेशी लोग आए थे, मतलब विदेशियों की कब्र हड़प्पा में है। तो हड़प्पा से विदेशी लोगों के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। मतलब कुछ ऐसे कब्रें मिली हैं हड़प्पा में जिससे यह अंदाजा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सावधान इस तरह से, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का सावधान इस तरह से नहीं होता था जिस तरह से हड़प्पा में हुआ है। ठीक है, रोपड़ में देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है रोपड़, जो आपका पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। तो रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ता दफनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। ठीक है, मालिक के साथ उसका कुत्ता भी दफना दिया गया है रोपड़ में। ठीक है, हड़प्पा का पतन, हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की बात कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। अच्छा, पतन का मतलब पतन के कारण, मतलब पतन के क्या कारण थे। इतनी बड़ी महान सभ्यता, विशाल सभ्यता जो इतने 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई थी और लगभग 3000 वर्षों तक लगातार अनवरत विकसित रूप में चलती रही। ठीक है, विकसित रूप की बात कर रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता, और उस सभ्यता का, महान सभ्यता का पतन हो गया। इसका कारण क्या था? तो कुछ लोग, कुछ ऐसे विद्वान हैं, विशेष रूप से मूर्ख
मूर्खों की बात करूंगा, वह यह मानते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ था। और उन मूर्खों में मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन यह लोग, इन लोग की विचार ही, भाई यह लोग ऐसे ही लोग हैं ना, यह वही इतिहासवेत्ता हैं जो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ने मेसोपोटामिया से सीखा था। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता ने मेसोपोटामिया से सीखा था। मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड कहते हैं, मतलब समुद्र सीखने जाएगा किससे? ताल तलैया से। ठीक है, बरगद को कोचिंग लेनी होगी तो घास फूस से कोचिंग लेगा। ठीक है, यह स्थिति है इन लोगों की। तो यह वही लोग हैं जो यह मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था वो आर्यों के आक्रमण की वजह से हुआ था। मतलब आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया था, सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया था और उनका पतन कर दिया। ठीक है, मतलब आर्यों के देवता नहीं थे भगवान शिव। ठीक है, आद्य शिव भी नहीं थे, माता देवी भी नहीं थी, और पीपल स्वास्तिक चिन्ह कुछ नहीं था। ठीक है, तो इन लोग का कहना होगा, तो यह आर्यों के आक्रमण को मानते हैं, हड़प्पा का पतन। पारिस्थितिकीय विक्षोभ, फेयर सर्विस ने माना है कि पारिस्थितिकीय विक्षोभ के कारण, मतलब पारिस्थितिकी में कुछ ऐसी संतुलन हो गया पर्यावरण में जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो यह मानते हैं फेयर सर्विस। और फेयर सर्विस ने पुस्तक लिखी थी द रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया, यह पुस्तक किसकी है? फेयर सर्विस की पुस्तक है। और इसी में इन्होंने यह बातें कही है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन पारिस्थितिकीय विक्षोभ की वजह से हुआ था। ये बातें इन्होंने कही है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन भी कारण माना जाता है हड़प्पा सभ्यता के पतन का। और यह कारण कौन मानते हैं? ऑरेल स्टैन मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। सबसे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के जितने भी कारण हैं उसमें सबसे ज्यादा जो एथेंटिक कारण माना गया है वह बाढ़ को माना गया है। मोहनजोदाड़ो मूवी थी ऋतिक रोशन की, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, उसमें यही माना गया है कि जैसे सब फिल्म का जब मूवी का अंत होता है तो उसमें यही दिखाया गया है कि मोहनजोदड़ो में एक बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के कारण पूरा नगर खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे ज्यादा एथेंटिक कारण माना गया है पतन का, वो बाढ़ माना गया है। और बाढ़ के कारण को किसने कहा है? मैके ने माना है, लैम्ब्रिक ने माना है, राइक्स ने माना है, डेल्स ने माना है। मैके, लैम्ब्रिक, राइक्स, डेल्स, इन्होंने माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था वो बाढ़ के कारण हुआ था। और मोहनजोदड़ो में 7 स्तर तक के बाढ़ के संकेत मिले हैं। और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी तो वहां यह भी साक्ष्य मिले हैं कि भैया यहाँ पर कई दफा बाढ़ आया है, कई बार बाढ़ आया, और 7 लेयर में बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं। जैसे मान लीजिए कहीं बाढ़ आता है तो कुछ सारी निशानी खत्म कर देता है, तो बहुत सारी चीजें दब जाती हैं। फिर 2, 4, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद फिर बाढ़ आता है, लोग बसना शुरू करते हैं तो फिर दब जाता है, तो वो क्या है? लेयर बन जाती है ना। तो मोहनजोदड़ो में 7 स्तर तक के बाढ़ के संकेत मिले हैं। देखिए, अब कुछ लोग मानते हैं कि नहीं भैया, सारा बात गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था ना वो भूकंप के कारण हुआ था। और भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। ठीक है, यहां नोट करके एक चीज लिखा हूं कि मोहनजोदड़ो में 38 नरकंकाल मिला है। मोहनजोदड़ो में एक ही जगह पर 38 नरकंकाल मिला है, जिसके आधार पर ही यह मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड जैसे लोग थे, यही 38 नरकंकाल के आधार पर ही इन्होंने ये बातें कही थी कि आर्यों का आक्रमण हुआ था। मोहनजोदड़ो में एक जगह 38 नरकंकाल मिले थे, इसीलिए आर्यों के आक्रमण की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था, ऐसा मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड कहते हैं। भैया, यहाँ पर एक गांव में छोटा मोटा झगड़ा भी हो जाता है, तो उसमें तो कोई नियम कानून पुलिस कुछ नहीं था, तो ये 38 नरकंकाल मिल जाने से आर्यों का आक्रमण मान लिया जाएगा? 38 नरकंकाल क्या बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, यहाँ तो 2 गुटों में भी, 2 परिवारों में भी झगड़ा हो जाते हैं, तो हो सकता है उसमें तो बहुत ऐसी दिक्कतें रही होंगी। तो केवल इसी छोटे से वजह से के कारण इन्होंने आर्यों का आक्रमण कर दिया। मोहनजोदड़ो से 38 नरकंकाल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वह है मुर्दों का टीला और सिंध का बाग भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, और मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जिनको भी मटेरियल चाहिए
₹399 का पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का कंप्लीट नोट्स मिलेगा। 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री मैं लेक्चर्स के माध्यम से कंप्लीट कराऊंगा, साथ ही साथ उसका भी नोट्स दूंगा। और फिर उसके बाद यह जो नोट्स मैं तैयार किया हूं ना, यह हवा में तैयार नहीं किया हूं। कम से कम इतिहास की सर्वमान्य पुस्तकों का समग्र विश्लेषण करके यह सारे नोट्स तैयार किया हूं, और यह भी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, जिनको भी चाहिए संपर्क कर सकते हैं। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, स्नानागार। अब देखिए यहाँ पर हम स्नानागार के बारे में पढ़ेंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ चीजें मिली हैं, जैसे स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, सभा भवन मिला है, पुरोहित आवास मिला है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्नानागार मिला है, जिसे विशाल स्नानागार कहते हैं, यह कहां से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है? पहला क्वेश्चन है ये आपका। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है। या भूलिएगा मत, विशाल स्नानागार जो मिला है ये कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। यहां लिखा नहीं हूं, आप समझ लीजिएगा, यही मोहनजोदड़ो है। ठीक है, जहां से स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार है। और अगर आप नॉर्मल विद्यार्थी हैं, इतिहास अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं सोच भी सकता हूं, कोई बात नहीं है, बस इतना जानकारी आप रखिएगा कि विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिले हैं। लेकिन अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होना चाहिए वह स्नानागार जो था, विशाल स्नानागार जो था, वह कितना लंबा था, कितना चौड़ा था, कितना गहरा था। उसकी विशेषताओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसमें कितनी सीढ़ियां थी, सीढ़ियां कैसे थी, स्नानागार का फर्श कैसा था, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, विशाल स्नानागार जो था ना, 39 फीट लंबा था, 39 फीट लंबा था, 23 फीट चौड़ा था, 23 फीट चौड़ा था, और 8 फीट गहरा था, 8 फीट गहरा था। ठीक है, कभी कभी ये चीजें मीटर में आती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, फुट को आप मीटर में कन्वर्ट करके सोच लेना। ठीक है, एक फार्मूला अगर आपको याद रहेगा ना, फीट का फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, मीटर में अगर आता है, पिंडर में, मीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब विशाल स्नानागार जो था, उसकी फर्श जो थी पक्की थी। अब सोचिए, उस समय लोग, ऐसी बात नहीं थी स्नानागार का मतलब समझिए नीचे मिट्टी और रेत है, ऐसा नहीं था भाई। पहले उस स्नानागार को बनाने से पहले उसका पूरा सीमेंटेड किया गया था, मतलब कि फर्श जो थी क्या थी स्नानागार की, वह पक्की हुआ करती थी, पक्की थी, फर्श क्या थी? पक्की थी। और उसके बाद स्नानागार में पानी डाला जाता था या पानी लाया जाता था। ठीक है, फर्श पक्की होती थी। और स्नानागार के उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व में, मतलब उत्तरी तरफ और दक्षिणी तरफ क्या थे? कमरे हुआ करते थे। जैसे यहां पर मैं बताऊं, जैसे ये आपका क्या है? स्नानागार है। ठीक है, तो ये आपका उत्तरी और दक्षिणी की तरफ क्या थे? यहां पर क्या थे? कमरे थे। पार्श्व में क्या थे? कमरे थे, कमरे हुआ करते थे। ठीक है, मतलब स्नान करने के बाद लोग कमरे में जाकर आराम करते थे या कपड़ा बदलते जो भी कुछ करते थे। ठीक है, और ऐसे उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व में सीढ़ियां थी, कमरे से निकलते थे तो सीढ़ियों के सहारे ऐसे ऐसे आते थे और स्नान करते थे। ऐसे उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व की तरफ कमरे थे और सीढ़ियां थी, यह विशेषता था। अब सिंधु घाटी सभ्यता में जो दूसरा बड़ा स्थल था वह क्या था? अन्नागार। यहां मैं दूसरा बोला हूं, दूसरा नहीं है। देखिए, अगर प्रश्न इस तरह से आता है, देखिए विशाल स्नानागार, मतलब स्नानागार क्या था? विशाल था, बहुत बड़ा था। लेकिन अगर प्रश्न आता अब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो सबसे बड़ी इमारत अन्नागार माना जाएगा। उसे स्नानागार को मत कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत था अन्नागार। और यह जो अन्नागार था, एक जगह नहीं 3 जगह मिला है अन्नागार। अन्नागार का मतलब अन्न का कोठार, अन्न का गोदाम। ठीक है, जहां अन्न रखा जाता था, जहां गेहूं, धान, जौ, सरसों आदि रखे जाते थे। और यह अन्नागार होता क्यों है भाई? ये अन्न का कोठार होता क्यों है? ये अन्न का गोदाम होता क्यों है? क्योंकि इमरजेंसी में, आपातकाल में वह अगर कोई दिक्कत आ जाए तो क्या हो? उसका वितरण हो, उस अन्न का वितरण हो, उस अनाजों का वितरण हो। ठीक है, तो अन्नागार के साथ 3 जगह मिले हैं, मतलब 3 जगह अन्न के कोठार थे। और अन्नागार सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। देखिए, हड़प्पा से भी अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं, और कहां से मिले हैं? लोथल से भी मिले हैं। 3 जगह से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में एक और स्थल था, सभा भवन। सभा भवन में क्या होता था? सभा भवन में वही सभाएं चलती थी, लोग बैठते थे। ठीक है, किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करते थे, सभाएं चलती थी। तो सभा भवन जो है यह क्या था? वर्गाकार था। सभा भवन जो मिला है वर्गाकार था। ठीक है, और यह जो 27 × 27 मीटर का था, मतलब 27 मीटर लंबा, 27 मीटर चौड़ा का यह भवन था, सभा भवन।
ठीक है, और यह कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। पुरोहित आवास जो है स्नानागार के उत्तर पूर्व में है। यह जो विशाल स्नानागार है, ये जो विशाल स्नानागार बना था ना, ठीक है, इसी के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में यहाँ पर क्या है? यहीं पर पुरोहित आवास है, मतलब जहां पुरोहित रहा करते थे। तो यह जान लीजिए। और सबसे बड़ी चीज यह तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि यह स्वास्तिक चिन्ह जो है, यह सिंधु घाटी सभ्यता के दिन है। और स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो किस जगह से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के किस जगह से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। ठीक है, यह भी बातें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में कला और शिल्प की जानकारी आप देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कला और शिल्प, वो टेक्निकल मिस्टेक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कला और शिल्प, देखिए किस तरह से शिल्प कला कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो हड़प्पा में पत्थर की पुजारी की मूर्ति मिली है। पत्थर की पुजारी की मूर्ति कहां से मिली है? हड़प्पा से मिली है। पत्थर की पुजारी की मूर्ति हड़प्पा से मिली है। हड़प्पा से पत्थर की पुजारी की मूर्ति मिली है। और तांबे की मानव आकृति भी मिली है, मतलब एक तांबे की मानव की मूर्ति भी मिली है। तांबे की मानव की मूर्ति कहां से मिली है? हड़प्पा से मिली है। और पत्थर की पुजारी की मूर्ति भी हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ठीक है, यह दो चीजें जो मिली है वह हड़प्पा से मिली है। मोहनजोदड़ो, देखिए मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है, मतलब एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांस्य की है। तो यह आप ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, यह कभी मत भूलिएगा। इसे भूलना मूर्खता होगा अपने आप में कि मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है। कालीबंगा से क्या मिला है? कांसा का बैलगाड़ी मिला है। कालीबंगा से कांसा का बैलगाड़ी मिला है। क्षमा करिएगा, कांसा का बैलगाड़ी बोल रहा हूं, कांसा का बैल मिला है, मतलब कांसे का बैल मिला है। कहां से? कालीबंगा से। और कांसे की बैलगाड़ी कहां से मिली है? चनहुदड़ो से मिली है। कांसे की बैलगाड़ी, कांसे की इक्का गाड़ी, ये आपके चनहुदड़ो से मिला है। लेकिन कांसे का बैल, खाली बैल कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। क्योंकि कालीबंगा में जूते हुए खेत के साथ मिले हैं, और खेत किससे जोता जाता है? बैल से जोता जाता है, इसलिए कांसे का बैल कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। बनावली, यह आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, यह आपका हरियाणा में है। और यहां से मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं बनावली से। अब सोचिए, अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि होती थी, हल से कृषि होती थी। लेकिन आपको पता है हल जो होता है ना, हल का जो फाल होता है लोहे का बना होता है, और लोहे की खोज तो 800 BC में हुई थी। ठीक है, मतलब उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे खेत को जोतते थे भाई? तो आपको बता दूं, जो हल होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, जो हलों का प्रयोग होता था वह लकड़ी का था, लोहे का नहीं था, लकड़ी का था। तो बनावली से जो हल मिला है वह मिट्टी का हल है। मिट्टी का हल मतलब मिट्टी का हल का खिलौना है, ये खिलौना है, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि वह हल से परिचित थे। लेकिन वह हल जो था लोहे का नहीं, लकड़ी का होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी की मूर्तियां बनती थी। मिट्टी की जो मूर्तियां बनती थी वह किस तकनीक से बनती थी? चिकोटी पद्धति से बनती थी। मिट्टी की मूर्तियां चिकोटी पद्धति से बनती थी। और धातु की मूर्तियां कैसे बनती थी? लुप्त मोम तकनीक से बनती थी। धातु की मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक से बनती थी, और मिट्टी की मूर्तियां जो बनती थी चिकोटी पद्धति से बनती थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके का कारखाना कहां से मिला है? मनका जो होता था यह गले में पहना जाता था, मतलब एक लड़ियों की माला समझ लीजिए। लड़ियों की जो माला होती थी, अलग अलग मोती गुहा जाता है, तो उसे मनका कहा गया है। तो मनकों के कारखाना कहां से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में? एक लोथल से मिला है और फिर चनहुदड़ो से मिला है। दो जगह मनके के कारखाने मिले हैं, लोथल से और चनहुदड़ो से। ठीक है, और मनके जो होते थे वह क्या होते थे? बेलनाकार होते थे। मनके मतलब मैं एक मोती समझिए, लेकिन वह मोती क्या थे? बेलनाकार थे, मतलब ऐसे ऐसे समझिए जाते। और इसमें जैसे मान लीजिए इसी को मैं बड़ा बना दे रहा हूँ, तो क्या था? बेलनाकार होती थी ऐसे ऐसे। और इसमें क्या होता था? इसमें मतलब कि छिद्र होता था, और इसी रास्ते क्या होता था? इसी रास्ते धागा डाला जाता था, और इसे क्या होता था? गले में पहना जाता था, और खूब ज्यादा मनके होते थे। ठीक है, तो मनकों का आकार क्या था? बेलनाकार था, बेलनाकार। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन प्रयोग में लाए जाते थे,
मिट्टी के बर्तन जो प्रयोग में लाए जाते थे उसको रंगा जो जाता था, रंगाई जो होती थी मिट्टी के बर्तन की वह काले और लाल रंग से होती थी। मतलब जो भी मिट्टी का बर्तन होता था वह लाल रंग से रंगाई होती थी और उसमें जो डिजाइनिंग की जाती थी ना वह काले रंग से डिजाइन की जाती थी। तो लाल और काला मिट्टी का बर्तन, लाल काला मिट्टी का बर्तन या लाल एवं काले मृदभांड कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों को लाल और काला मृदभांड कहा जाता है, जो लाल रंग के होते थे और काले रंग से डिजाइनिंग की जाती थी। तो काले रंग से डिजाइन की हुई लाल मिट्टी का बर्तन सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। और जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, लोथल में एक मिट्टी का बर्तन मिला है, लोथल में मिट्टी का बर्तन मिला है जिस पर पंचतंत्र की कहानी है। मतलब मिट्टी के बर्तन में कुछ ऐसे चित्र मिले हैं जिससे यह अनुमान लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पंचतंत्र से परिचित थे। तो ऐसा लोथल में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर का आकार क्या था? मोहर, जैसा कि मैंने बताया कि दो तरह की चीजें प्रचलन में थी, एक मुद्रा था, एक मोहर था। मुद्रा का प्रयोग सामान के लेन देन के लिए होता था और मोहर जो थी एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता था। ठीक है, एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता था मोहर। जैसे वह अलग चीज होता था, वह व्यापारियों के से संबंधित था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहर होती थी ना वह वर्गाकार होती थी, वर्गाकार होती थी। लेकिन बेलनाकार मोहर का साक्ष्य कहां से मिला है? लोथल से मिला है। बेलनाकार मोहर के साक्ष्य लोथल से मिले हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी मोहर होती थी वह वर्गाकार होती थी। और बेलनाकार मोहर जो मिला है लोथल से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के दो बड़े नगर, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। दो बड़े नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बीच जो अंतर था, कितना किलोमीटर का अंतर था? 482 किलोमीटर का। मतलब यह जो दोनों बड़े नगर थे सिंधु सभ्यता के, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनके बीच की जो दूरी थी 482 किलोमीटर थी, ज्यादा दूरी थी। और पिगट एक पुरातत्वविद थे, पिगट महोदय, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा साम्राज्य की राजधानी कहा है, जुड़वा राजधानी कहा है इन्हें। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है किसने? पिगट महोदय ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर है चंद्रजोड़ो, यहां से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का छाप मिला है। मतलब चंद्रजोड़ो से जैसे किसी दीवार पर या किसी जमीन पर जैसे कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के छाप मिले हैं। कहां से? चंद्रजोड़ो से। मतलब बिल्ली का पीछा कर रहा है कुत्ता, लेकिन कुत्ता वहां उपस्थित नहीं है, बिल्ली भी नहीं है, लेकिन उसके पंजे की छाप है। ठीक है, आगे बिल्ली के पंजे की छाप है और पीछे कुत्ते की पंजे की छाप है। यह कहां से मिला है? यह आपका चंद्रजोड़ो से मिला है। आटा पीसने वाली पत्थर की चक्की कहां साक्ष्य मिला है? लोथल से मिला है। लोथल से आटा पीसने वाली पत्थर की चक्की मिली है, लोथल से। ठीक है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बनावली, सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशेष स्थल बनावली की बात करेंगे। बनावली की खोज 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। इसकी खोजकर्ता का नाम ध्यान रखिएगा और इसके खोज का वर्ष आप लोग ध्यान में रखिएगा। बनावली से कुछ साक्ष्य मिले हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिट्टी का हल, मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं बनावली से। जल निकासी के अभाव मिले हैं बनावली से। मतलब देखिए, सिंधु सभ्यता के जितने भी नगर थे ना, हर जगह जल निकासी की व्यवस्था जो थी सबसे सुदृढ़ थी। ठीक है, एकदम आधुनिक जल निकासी की व्यवस्था थी। मतलब घर का जो पानी होता था, वह नाली का पानी वह बाहर चल जाता था, बाहर नाली में चल जाता था। बड़ी छोटी नालियां जो थी बड़ी नाली में मिल जाती थी। इस तरह से बहुत जल निकासी की बेहतर व्यवस्था सिंधु सभ्यता के बाकी नगरों में थी, लेकिन बनावली में जल निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। जल निकासी का अभाव देखा गया है बनावली में। ठीक है, और मिट्टी का हल यहां से बनावली से मिला हुआ है, जिससे यह अनुमान भी लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वह खेती करते थे और हल से खेती करते थे, हल से खेत को जोतते थे। लेकिन वह जो हल हुआ करते थे वह लकड़ी के हुआ करते थे, जो समय के साथ सड़ गल गए, इसीलिए लकड़ी के हल मिले नहीं। भाई लकड़ी इतना पुराना थोड़ी मिलेगा, तो सड़ गल गए लकड़ी। ठीक है, बनावली में जौ, तिल, सरसों की खेती के प्रमाण मिले हैं बनावली में। ठीक है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर है बनावली, वहां से जौ, तिल और सरसों की खेती के प्रमाण भी मिले हैं। तथा बनावली में मंदिर का साक्ष्य मिला है।
देखिए, सिंधु सभ्यता की किसी भी नगर में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि यही माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लौकिक जीवन में विश्वास करते थे, धार्मिक थे भाई, कोई दिक्कत नहीं था, धर्म कर्म में उनका विशेष रुचि था, लेकिन उन्होंने कोई एक ऐसा इमारत नहीं बनवाया था, कोई एक ऐसी जगह नहीं बनवाई थी जहां पर वह जाकर ध्यान भी करें, मतलब कि पूजा पाठ करने के लिए वह वैसे ही प्रकृति पूजक ज्यादा थे वह, ठीक है। और मातृ देवी और पशुपति की पूजा भी करते थे, लेकिन ये नहीं था कि मंदिर नहीं था उनके पास, मंदिर का विचार उनके पास नहीं आता, लेकिन बनावली में मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, मतलब मंदिर जैसा कुछ मिला है बनावली से, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज 1967 में किसने किया? जगपति जोशी ने किया। जगपति जोशी ने 1967 में धौलावीरा की खोज किया। धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा आपका गुजरात के कच्छ में है। धौलावीरा जो है आपका गुजरात के कच्छ में धौलावीरा है, ठीक है। 1967 में जगपति जोशी ने इसका खोज किया। इसको धौलावीरा को क्या कहा जाता है? सफेद कुआं। धौलावीरा का जो शाब्दिक अर्थ होगा वह होगा सफेद कुआं। अब देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ आप लोगों ने देखा, मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला, ठीक है। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ भी ध्यान रखिएगा, सफेद कुआं कहा जाता है। धौला मतलब धवल मतलब सफेद, और बीरा मतलब कुआं, ठीक है। धौलावीरा गुजराती शब्द है, ठीक है। तो धौलावीरा जो है, यह देखिए 1967 में जगपति जोशी ने इसका खोज किया, उत्खनन करवाया, ठीक है। एक चीज आप लोग को बताएंगे, और यह बातें मैं बता चुका हूं, फिर दोबारा बता रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे ना, वह दो भागों में विभक्त थे, पश्चिमी नगर और पश्चिमी भाग एवं पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग जो था ऊंचाई पर था, छोटा था, वहां बड़े लोग रहते थे, और पूर्वी भाग जो था बड़ा था, क्षेत्रफल में बड़ा था, निचले भाग में था, उसे निचला नगर कहा जाता था, उसमें सामान्य जनता वास करती थी, सामान्य जनता रहती थी, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे दो भागों में विभक्त थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। सिर्फ धौलावीरा एक ऐसा नगर था सिंधु सभ्यता का जो दो भाग में नहीं, तीन भागों में डिवाइड था, तीन भागों में डिवाइड था, ऐसे समझिए, ठीक है। तीन भागों में डिवाइड था धौलावीरा, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग और बीच का भाग, मतलब मध्य भाग। इसको मैं बता चुका हूं तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। धौलावीरा में क्या मिला है? स्टेडियम मिला है, मतलब खेल का स्टेडियम मिला है, या फिर यह स्टेडियम का प्रयोग किसी समारोह के लिए किया जाता हो, खेल खेलने के लिए किया जाता हो, जो भी किया जाता हो, कुल मिलाकर स्टेडियम का साक्ष्य धौलावीरा से मिला है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। धौलावीरा से जलाशय के प्रमाण मिले हैं, एक विशाल जलाशय का प्रमाण भी धौलावीरा से मिला है। नेवला की मूर्ति मिली है भाई, धौलावीरा से नेवले की मूर्ति मिली है, तथा साथ ही साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ 10 अक्षरों वाला एक शिलापट्ट मिला है, मतलब एक ऐसा शिलालेख मिला है, शिलापट्ट मिला है जो लकड़ी में है, लकड़ी के तख्तियां में है, लेकिन लकड़ियां गायब हो गई, लकड़ियां सड़ गल गई, ठीक है। तो शिलापट्ट ही बचा हुआ है। यह जो शिलापट्ट है वह 10 अक्षरों वाला शिलालेख है, 10 अक्षरों वाला। अब सोचिए, केवल उस शिलापट्ट में, बड़े शिलापट्ट में केवल 10 अक्षर लिखे गए हैं। अब न जाने वह 10 अक्षर में क्या कहा जा रहा है, क्या संदेश दिया जा रहा है। 10 अक्षरों वाला शिलालेख आपका धौलावीरा में मिला है। तो यह सब चीजें धौलावीरा से मिली हैं, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम आप लोगों को कुछ ऐसा चीज बताने वाले हैं जो आप लोगों के काम की चीज रहेगी, आपके व्यवहारिक जीवन के लिए भी काफी अच्छा है, और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसमें से संबंधित प्रश्न आते हैं भाई। इसे आप हल्के में मत लीजिए, परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, और हम नहीं चाहते हैं कोई एक प्रश्न भी आपका क्या छूटे। जितने भी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, यह वीडियो, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं जो आप लोगों के लिए काफी समझना भी होगा, ठीक है। ये जानकारी आपको हर जगह नहीं मिलेगी। आज आपको पता चलेगा कि हमारा सनातन कितना महान है, कितना विशाल है, ठीक है। वैदिक युग में आपका यही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जो 4 युग है ना, ये 4 जो कालखंड है, यह आपको बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ दिखाता है। जैसे 4 युग माना गया है, कलयुग, ठीक है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चौथा कलयुग है। कलयुग का जो कालखंड है, कलयुग का जो समय अवधि है ना, वह है 4,32,000 वर्ष। अभी कितना साल बीता है? अभी तो 2000 या 2500 वर्ष भी कलयुग का नहीं समाप्त हुआ है, और अभी 4,32,000 वर्ष है। टीवी में, अखबारों में, और क्या बोलते हैं, भाषण में, हर जगह ही दे रहा है कल की भगवान का अवतार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई अभी 2,000-2,500 साल भी कलयुग के समाप्त नहीं हुए हैं। अभी 4,32,000 वर्ष पूर्व
तक कलयुग रहेगा और कई सभ्यताएं आएंगी, कई सभ्यताएं समाप्त होंगी। यह एक थे वैज्ञानिक थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वह दिवंगत हो गए, ठीक है। वह टाइम पर काम कर रहे थे, जो भूल रहा है, वह पैरालाइज थे, वह जा नहीं पा रहे थे, मतलब कि कहीं आते जाते नहीं थे, व्हील चेयर पे ही रहते थे। तो उन्होंने कहा कि यह जो धरती है यह 100 साल बाद रहने लायक नहीं रहेगी, यहाँ इतना प्रदूषण हो गया है, हो रहा है। लेकिन यह बात आप जान लीजिए, प्रदूषण होता है तो ऐसी बात नहीं धरती रहने लायक नहीं रहेगी, सभ्यताएं खत्म हो जाएंगी, यह बात आप समझ लीजिए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई, फिर नई सभ्यता इसमें आई है, वैसे ही यह जो धरती है ना, ये इतना जल्दी प्रदूषित, इतना जल्दी प्रदूषण होगा, कुछ भी होगा। मान लीजिए कई जगह अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो सभ्यताएं खत्म होगी, जीवन का अंत इस सृष्टि पर इतना जल्दी नहीं होने वाला है, यह बात आप जान लीजिए, ठीक है। तो कलयुग का जो समय अवधि है वो है 4,32,000 वर्ष पूर्व, 4,32,000 साल तक का कलयुग का कालखंड है, ठीक है। द्वापर जो है ये 4,32,000 से दो गुना है, इसमें दूना है, मतलब यह जो द्वापर था ना, यह इससे दूना था, ठीक है। 4,32,000 से मतलब 8,64,000 वर्षों तक द्वापर रहा, ठीक है, द्वापर युग है। और द्वापर युग का दूना यह आपका त्रेता युग होगा, मतलब द्वापर युग का दूना नहीं होगा, इसका कलयुग का 3 गुना त्रेता युग होगा, और कलयुग का 4 गुना जो समय अवधि है यह आपका सतयुग है। देखिए समय सबको समान मिला था, सभी युगों को समान समय मिला है, 4,32,000 वर्ष सतयुग को भी मिले हैं, त्रेता को भी मिले हैं और सबको मिले हैं, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने धर्म कर्म करके अपने समय अवधि को बढ़ाया, द्वापर ने दूना कर दिया अपने समय अवधि को, त्रेता युग ने धर्म कर्म करके तीना कर लिया, सतयुग ने 4 गुना अपने समय अवधि को कर लिया, लेकिन कलयुग को जितना मिला था बस उतना ही है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग मिलकर, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये 4 युग मिलकर एक दिव्य युग बनाते हैं, मतलब इन चारों युगों को मिलाकर एक दिव्य युग कहा जाता है। यह एक दिव्य युग है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इन चारों युगों को मिलाकर एक दिव्य युग बनता है। और ऐसे ऐसे 71 दिव्य युग मिलकर ना एक मनवांतर बनते हैं भाई, एक मनवांतर बनते हैं, और इसी मनवांतर को कल्प कहा जाता है। ये जो कल्प होता है ना, यही ब्रह्मा का दिन होता है। ऐसा नहीं है, देखिए मनुष्य की आयु जो है 100 वर्ष है, ब्रह्मा की आयु भी 100 वर्ष है, लेकिन ब्रह्मा का वर्ष वह नहीं है जो आपका वर्ष है। ब्रह्मा का एक दिन एक मनवांतर होता है, और एक मनवांतर जो होता है 71 दिव्य युग के बराबर होता है, और एक दिव्य युग में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सब रहते हैं। अब आप सोच लीजिए, ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा जब एक बार सांस लेते हैं ना तो हजारों साल बीत जाता है, हजारों साल समाप्त होता है, ये टाइम थ्योरी है। और जिस पर काम आइंस्टीन ने भी किया, और एक लोग और हैं, मुझे नाम भूल रहा है, उन्होंने काम किया, नोबेल प्राइज जीते थे, वो पैरालाइज थे, ठीक है। तो यह आप सोच सकते हैं, यह है ब्रह्मा का एक दिन एक मनवांतर। अब देखिए सतयुग में भगवान के 4 अवतार हुए हैं, नारायण के 4 अवतार हुए हैं। सबसे पहला अवतार जो हुआ है मत्स्य अवतार हुआ है, प्रथम अवतार मत्स्य अवतार। दूसरा अवतार जो हुआ है नारायण का वह है कूर्म अवतार, और तीसरा अवतार भगवान का जो हुआ है बाराह अवतार, और चौथा अवतार जो हुआ है भगवान का वह नरसिंह अवतार हुआ है। और यह चारों अवतार जो हुए हैं ना सतयुग में हुए हैं, सतयुग में हुए हैं, इसलिए डायग्राम में ऐसे बता दिया हूं। सतयुग में चारों अवतार हुए हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, बाराह अवतार और नरसिंह अवतार। ये चारों अवतार जो हुए हैं वो सतयुग में हुए हैं। त्रेता में कौन सा अवतार हुआ है? त्रेता युग में वामन अवतार हुआ है। और फिर उसके बाद कौन सा अवतार हुआ है? परशुराम अवतार, और उसके बाद हुआ है रामावतार। 3 अवतार हुए हैं त्रेता युग में। ऐसे आप समझ सकते हैं, सतयुग में 4 अवतार क्योंकि 4 गुना था, त्रेता युग में 3 अवतार, या समझ सकते हैं भाई आराम से, त्रेता युग में 3 अवतार। अब द्वापर में जाते जाते 2 अवतार होगा, और कलयुग में सिर्फ 1 अवतार होगा। देखिए कृष्ण अवतार जो हुआ है 8वां अवतार हुआ है कृष्णा अवतार, और 9वां अवतार हुआ है बुद्धा अवतार। यह आपका द्वापर युग की समाप्ति में भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था, ठीक है। अब देखिए, अब आपका कलयुग में सिर्फ 1 अवतार होगा, और वह भगवान कल्कि का होगा, तो यह 10वां अवतार है। तो यह देख सकते हैं आप लोग 4 3 2 1 ऐसे करके अवतार होगा आपका, ठीक है।
अच्छा, इससे आप लोग मानव विकास को भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मनुष्य जब पहले ऐसा साइंस भी मानता है कि मनुष्य मानव जात का जो विकास हुआ था ना, वो जल से हुआ था। तो मत्स्य अवतार पहले है, मत्स्य के बाद जो मछली, फिर उसके बाद कुछ है मछली का विकास हुआ, उसके बाद कुछ ऐसे जीवों का विकास हुआ जो क्या है, जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आया कुर्म, मतलब कछुए का विकास हुआ। उसके बाद एक ऐसा विकास हुआ, फिर ऐसे ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ तक पूरा आधुनिक मानव का विकास हुआ, ठीक है। तो ये डायग्राम आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए, जो 10 अवतार भगवान के बताए गए हैं, इसका क्रम किसमें मिला है? विष्णु पुराण में मिला है। विष्णु पुराणों के अनुसार अवतारों का क्रम यही है जो मैं आपको बताया हूं, विष्णु पुराण में यह जानकारी मिलती है। इसके अलावा मत्स्य पुराण में भी 10 अवतार का जिक्र है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल का जो समय अवधि है वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, मतलब 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का कालखंड ऋग्वैदिक काल कहलाता है। और उत्तर वैदिक काल क्या कहलाता है? 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का कालखंड कहलाता है उत्तर वैदिक काल। वेद जो होते हैं विद धातु से बना है। वेद किस धातु से बना है? विद धातु से बना है। विद का अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। आर्यों का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, ठीक है। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है? यहां से प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो यही मानते हैं आर्य बाहर से आए हुए थे। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग तर्क है। बाल गंगाधर तिलक यह मानते हैं कि आर्य कहाँ के थे? उत्तरी ध्रुव के थे। और यह पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। यह बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक थी। और इस पुस्तक में इन्होंने यह जिक्र किया, बाल गंगाधर तिलक ने, कि आर्य कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। अभी यह प्रश्न आ सकता है कि किसके अनुसार उत्तरी ध्रुव आर्यों का मूल निवास स्थान है? तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, ठीक है। आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस किसकी पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने माना कि आर्य जो हैं वह तिब्बत से आए हुए थे। और दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने इस बात का जिक्र किया। डीएस त्रिवेदी मानते हैं कि आर्य जो थे वह देविका प्रदेश से आए थे, मतलब अफगानिस्तान से आए थे। देविका प्रदेश उन्होंने कहा अफगानिस्तान को। तो डीएस त्रिवेदी ने यह माना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो था देविका प्रदेश था, ठीक है। डी कल्ला ने माना है कि आर्य कहां से आए थे? आर्य कश्मीर से आए थे, डी कल्ला ने माना है, ठीक है। गंगानाथ झा ने माना है कि आर्य जो थे ब्रह्मर्षि देश से आए थे। ब्रह्मर्षि देश से आर्य आए थे। अच्छा, ब्रह्मर्षि देश किसे कहते हैं? गंगा और यमुना के दोआब को ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। तो यह गंगानाथ झा ने कहा कि नहीं, आर्य जो थे ब्रह्मर्षि देश से आए थे, मतलब गंगा यमुना के दोआब से ही आर्य थे, ठीक है। विलियम जोन्स ने क्या माना है? सर विलियम जोन्स ने माना है कि आर्य जो थे जर्मनी और हंगरी से आए थे। जर्मनी और हंगरी से आर्य आए थे। और जर्मनी और हंगरी से आर्य आए थे, इसका प्रमाण वो क्या देते हैं? भारोपीय भाषा परिवार के आधार पर, मतलब आर्यों की जो भाषा थी, संस्कृत थी, वह कहाँ सिमिलर है? यूरोपियन जो लैंग्वेज है उससे उसका सिमिलर है, काफी सिमिलर है भाई। तो इन्होंने यह तर्क दिया। जैसे पिता कहा जाता है, पिता पी और फादर ऐसे था, मदर माता, ऐसे करके उन्होंने सोचा, ब्रदर भाई भ्राता, ठीक है। इस तरह से इन्होंने भारोपीय भाषा परिवार के आधार पर इन्होंने, विलियम जोन्स ने कहा कि आर्य जो थे उनका मूल निवास स्थान जर्मनी और हंगरी था। मैक्स मूलर ने क्या माना है? आर्यों का मूल निवास स्थान मैक्स मूलर ने कहा है मध्य एशिया, मतलब मध्य एशिया ही आर्यों का मूल निवास स्थान है। ऐसा किसने कहा है? मैक्स मूलर ने कहा है। और किस आधार पर कहा है? पारसियों का जो पवित्र पुस्तक है जेद अवेस्ता में आर्यों के जो देवता थे, इंद्र थे, अग्नि थे, वनस्पति थे, सोम थे, उनका जिक्र जेद अवस्था में मिलता है। इस आधार पर मैक्स मूलर ने एक माना कि आर्य जो थे मध्य एशिया से आए हुए थे, ठीक है। तो इन विद्वानों का अपना अलग अलग तर्क था कि आर्यों के निवास स्थान के बारे में, ठीक है। यही मैं बोल रहा हूं आप लोग का, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं आएगा, ठीक है। जो भी लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 399 में यह पूरा का पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। आर्य सभ्यता के प्रमाण देखिए, आर्य सभ्यता के जो प्रमाण मिले हैं विदेशों में, वह कहां कहां से मिले हैं? देखिए, इराक में एक जगह है कस्सी। इराक की कस्सी में 1600 बीसी, 8 से 1600 बीसी, मतलब 1600 साल, ईसा मसीह के 1600 साल पहले, मतलब 1600 ईसा पूर्व में इराक की कस्सी में आर्य सभ्यता का, मतलब आर्य सभ्यता का जो प्रमाण इराक की कस्सी में मिला है वह 1600 बीसी पुराना है, मतलब 1600 ईसा पूर्व पुराना है, ठीक है। इराक की कस्सी में मिला है।
फिर उसके बाद सीरिया के मितनी में आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं जो 1400 बीसी पुराना है। ठीक है, तो यह 2 प्रमाण आर्य सभ्यता के मिले हैं विदेशी धरती पर। ठीक है, अब मध्य एशिया में एक जगह है बुगोचकोई अभिलेख, जो बहुत ही ज्यादा चर्चित हो रहता है। इसमें वैदिक देवताओं के नाम का उल्लेख है। इस अभिलेख में, बुगोचकोई अभिलेख में वैदिक देवताओं का नाम का उल्लेख है। इंद्र का, मित्र का, वरुण का, नाशत्य का उल्लेख है बुगोचकोई अभिलेख में। इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य। ठीक है, नाशत्य क्या है? चिकित्सा के देवता हैं, अश्विन। इनका क्या है? इनका उल्लेख है बुगोचकोई अभिलेख में। ऋग्वैदिक साहित्य को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का मतलब क्या होता है? अपौरुषेय मतलब जिसकी रचना जो पुरुष ना हो, मतलब जिसकी रचना पुरुषों के द्वारा न की गई हो, उसे ऋग्वैदिक साहित्य कहते हैं। मतलब अपौरुषेय मतलब जो पुरुषों के द्वारा नहीं की गई है, मतलब देवताओं के द्वारा की गई है, यह कहने का मतलब है। ठीक है, देखिए 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है वह 3 खंडों में विभाजित है। सबसे प्राचीन वेद है और सबसे प्रामाणिक वेद है, और यह 3 खंडों में विभाजित है। साकल, वास्कल, वात्खिल्य, 3 भागों में ऋग्वेद का विभाजन है। साकल जो है, देखिए ऋग्वेद में कुल मिलाकर कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में, जिसमें साकल में 1017 सूक्त हैं, वास्कल में 56 सूक्त हैं और वात्खिल्य में 11 सूक्त हैं। और ऋग्वेद का विभाजन साकल, वास्कल, वात्खिल्य में किया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 1028 सूक्त हैं। सबसे ज्यादा शाकल में है, फिर वास्कल में है 56, वात्खिल्य में 11 है। ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं, मतलब ऋग्वेद के जो आचार्य होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? होता कहा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद में कुल कितना मंत्र है? 1990 मंत्र आपका यजुर्वेद में है, और यह प्राचीन गद्य का प्रमाण है। मतलब गद्यांश जो लिखा गया है, देखिए ऋग्वेद में तो ऋग्वेद जो है आपका पद्य में है। ठीक है, पद्य में है। ठीक है, श्लोक है इसमें। अब यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद जो है आपका, वह आपका गद्य है। देखिए एक बात बता दूं, यजुर्वेद जो है 2 खंडों में विभाजित है। आगे मैं बताऊंगा, 2 खंडों में विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है आपका, उसे वाजस्नेयी संहिता कहते हैं, और वह आपका पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद जो है आपका, वह आपका गद्य में है। ठीक है, तो कुल मिलाकर गद्य में है ना, तो यह प्राचीन गद्य के प्रमाण मिले हैं। मतलब सबसे पुराना प्राचीन गद्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? यजुर्वेद से मिले हैं। और यजुर्वेद के जो आचार्य होते हैं उन्हें अध्वर्यु कहा जाता है। सामवेद में कितने मंत्र हैं? 1549 मंत्र हैं, और सामवेद के आचार्य को उद्गाता कहा जाता है। एक चीज मैं आपको बताया हूं कि सामवेद में 1549 मंत्र जरूर हैं, लेकिन केवल 75 ऐसे मंत्र हैं जो नए हैं, मतलब सामवेद में जोड़े गए हैं। बाकी सब एकदम ऋग्वेद से ही कॉपी कर लिया गया है। सामवेद में, सामवेद के 75 मंत्रों को छोड़कर, 1549 में से 75 मंत्रों को छोड़कर बाकी जितने भी मंत्र हैं वह ऋग्वेद से लिए गए हैं, बस। ओके, अब अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। ठीक है, गोपथ। ठीक है, और इसके जो आचार्य होते हैं, अथर्ववेद के जो आचार्य होते हैं, पुरोहित होते हैं, विद्वान होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। तो चारों वेदों को आप लोगों ने देख लिया। चारों वेदों के जो अपने आचार्य हैं उनको आप लोग अच्छे से देख लें, इनके नाम जरूर ध्यान में रखें। अब एक विशेष फैक्ट हम आप लोग को बताने वाले हैं, वेदत्रयी एवं प्रस्थानत्रयी। यहां से प्रश्न आता है, वेदत्रयी एवं प्रस्थानत्रयी मतलब 3 वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की संख्या जो है आपका 4 है। ठीक है, लेकिन ऋग्वेद जो है आपका, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? वेदत्रयी कहा जाता है। मतलब इन तीनों को महान वेद कहा जाता है। उसके बाद अथर्ववेद को उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इन तीनों वेदों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को कुल मिलाकर वेदत्रयी में इनकी काउंटिंग होती है, वेदत्रयी कहा जाता है। अब प्रस्थानत्रयी में कौन से 3 साहित्य आएंगे? भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। इनको क्या कहा गया है? प्रस्थानत्रयी कहा गया है। तो इन दोनों के नाम आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है और मानव मस्तिष्क के द्वारा सृजित पहली रचना। मैं आपको बता दूं, यह बात आप मत भूलिएगा, यह गर्व करने वाला विषय है कि सबसे पहले पूरे विश्व में अगर कोई मानव मस्तिष्क के द्वारा, मतलब मनुष्य के द्वारा कोई रचना किया गया, सबसे पहली रचना, तो वो आपका ऋग्वेद है। मानव मस्तिष्क के द्वारा सृजित पहली रचना ऋग्वेद है, जो 1500 बीसी में लिखी गई थी, मतलब आज से 3500 वर्ष पहले। ठीक है,
और यही पश्चिमी विद्वान हैं जो बार बार एक, अब इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे, लॉर्ड मैकाले। अब छोड़िए, आप समझ ही गए होंगे लॉर्ड मैकाले के बारे में। उनके बारे में बताइएगा आप लोग कि वह कैसे व्यक्ति थे जो कहा करते थे कि एक पूरा पश्चिम की एक अलमारी, मतलब यूरोपियों की एक अलमारी जो होती है ना, वो पूरे भारत के साहित्य की, मतलब कि पूरे भारत का जो साहित्य है वह यूरोप की एक अलमारी की एक अलमारी के बराबर भी नहीं है। यह बात है कहा करते थे लॉर्ड मैकाले। तो उनकी मूर्खता पर भी तरस आता है। ऐसे मूर्ख लोगों को आप कहने दें, ये तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा साहित्य हमारा था। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और मानव मस्तिष्क द्वारा सृजित पहली रचना थी। ऋग्वेद का जो विभाजन किया गया है 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। मतलब ऋग्वेद का विभाजन कितने मंडलों में है? 10 मंडलों में है, मतलब 10 भागों में ऋग्वेद का विभाजन है। ठीक है, ऋग्वेद के पहले से 1 से 7 मंडल तक देखिए, ऋग्वेद में 1 से 7 मंडल तक, मतलब 10 मंडल विभाजित है, तो 1 से 7 मंडल तक का जो पहला मंडल, दूसरा, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, पांचवा मंडल, छठवां मंडल, सातवां मंडल, यह जो 1 से 7वां मंडल है ना, यह सबसे प्राचीन है। उसके बाद 8, 9, 10 बाकी जो 3 मंडल हैं वह सबसे बाद में जोड़े गए। तो 1 से 7वां मंडल सबसे प्राचीन है और 1 से 7वें मंडल को संयुक्त रूप से वंश मंडल कहा जाता है। वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। वंश मंडल भी कहा जाता है, गोत्र मंडल भी कहा जाता है 1 से 7वें मंडल को, और यह सबसे प्राचीन है। ठीक है, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख मतलब प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है विश्वामित्र। मतलब गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। ठीक है, और तीसरे मंडल के रचयिता भी विश्वामित्र है। ऋग्वेद का 7वां मंडल है, इसमें दशराज युद्ध का वर्णन है। मतलब 10 राजाओं का संघ ने क्या किया? राजा सुदास पर आक्रमण किया। तो 10 राज युद्ध, मतलब 10 राजाओं का जो युद्ध का वर्णन है, यह आपका ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, इसमें विराट पुरुष की कल्पना की गई है। मतलब इसमें यह कल्पना की गई है कि भगवान के मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। मतलब ये 10वें मंडल में यह विराट पुरुष की कल्पना की गई है। तो यह आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, हमने बताया कि ऋग्वेद जो है 3 भागों में विभाजित था। 3 भागों में विभाजित है, शाकल, वाष्कल, वातखिल्य। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही चीजें दिया हुआ है। वातखिल्य की जानकारी, जो वातखिल्य है वह 8वें मंडल में कर्ण ऋषि द्वारा होती है। मतलब वातखिल्य जो ऋग्वेद का जो एक भाग है वातखिल्य, इसकी जानकारी किसमें है? 8वें मंडल में है। और 8वां मंडल के रचयिता कौन है? कर्ण ऋषि हैं। कर्ण ऋषि ने 8वें मंडल की रचना की थी। ठीक है, तो यह चीजें आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब ब्राह्मण आर्यक उपनिषद देख लेते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक और यह सब अलग अलग है। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वह क्या है? कौशिकी एवं ऐत्रेय, 2 ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के। ठीक है, कौशिकी और ऐत्रेय। ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, देखिए पूरा साहित्य जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यह ब्राह्मण और आर्यक और उपनिषद 3 भागों में डिवाइड है। और सबके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सबके अलग अलग आर्यक हैं, सबके अलग अलग उपनिषद हैं। तो हम ये जो जानकारी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। कौशिकी ब्राह्मण के रचयिता है कुशित ऋषि और ऐत्रेय ब्राह्मण के रचयिता है महिदास। अच्छा, महिदास ने ऐत्रेय ब्राह्मण की रचना अपनी माता इत्रा के नाम पर किया था, इसीलिए इसे ऐत्रेय ब्राह्मण कहते हैं। तो ऋग्वेद की 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौशिकी ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण। कौशिकी ब्राह्मण रचिता कौशिक ऋषि और ऐत्रेय ब्राह्मण रचिता महिदास, जिन्होंने अपनी माता इत्रा के नाम पर इस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की थी। अब ऋग्वेद के आर्यक कितने हैं? तो ऋग्वेद के 2 आर्यक हैं, कौशिकी आर्यक और ऐत्रेय आर्यक, दोनों वही नाम है। ठीक है, ऋग्वेद के उपनिषद कितने हैं? ऋग्वेद में कुल 108 उपनिषद हैं। 108 उपनिषद हैं। ठीक है, नहीं यहाँ पर आपका ये भी आपका ऐत्रेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद, यही आपका कौशिकी उपनिषद और ऐत्रेय उपनिषद यही हो जाएगा। यहाँ पर अलग समझ लीजिए, ये आपका उपनिषदों की संख्या जो है 108 है।
108 उपनिषद हैं, लेकिन देखिए ज्यादातर उपनिषद जो है ना वह खो गए हैं, लुप्त हो गए हैं, उनकी जानकारी नहीं मिलती है। उपनिषदों की पूरी जो संख्या है वह 108 है, लेकिन बहुत ज्यादा उपनिषद लुप्त हो गए हैं। कुल मिलाकर 10 उपनिषद ही 10 या 12 उपनिषद ही शेष हैं। और जगत गुरु शंकराचार्य जो हैं वह 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखे हैं, 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थोड़ा बैटरी डाउन हो जा रहा है तो अब वीडियो पर जो बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। केवल 399 रुपये में पूरा पेमेंट, तो 399 रुपये में पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा हिस्ट्री का। जिनको भी चाहिए वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और यह तीसरा मास्टर वीडियो था। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी और टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री मास्टर लेक्चर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा और देखिएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।